हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड कलेक्शन। ब्लड हमारा एक रेड कलर का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। उसको टेस्ट करने के लिए, पेशेंट में डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हमें ब्लड का कलेक्शन करना पड़ता है। ब्लड का कलेक्शन करने के बाद उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हॉस्पिटल के भेजा जाता है। वहाँ पर उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद में फिर हमें फिजिशियन को हेल्प करने के लिए मिलती है कि किस टाइप की डिजीज उस पेशेंट को है। जो प्रोग्नोसिस करना है डिजीज़ के बारे में फिजिशियन को, डॉक्टर को, उसमें टेस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लड कलेक्शन करने की टेक्निक्स होती है प्रॉपर, वो हम अब उसके बारे में हम जानेंगे कि जो ब्लड ऑफ टाइप्स ऑफ जो कलेक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ब्लड कलेक्शन जो है मेनली 3 टाइप्स का होता है। 3 तरीके से हम जो पेशेंट है उसमें ब्लड हम ले सकते हैं। वो है वेनी पंचर, स्किन पंचर और आर्टियल पंचर। जो वेनी पंचर होता है उसमें हम वेन में से ब्लड को ड्रॉ करते हैं। उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्किन पंचर है, स्किन जो हमारी फिंगर होती है, कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज में से हम ब्लड को लेंगे और कुछ स्पेशल टेस्ट के लिए ये वाला प्रोसीजर वहाँ पे हम फॉलो करते हैं। आर्टियल पंचर, हम आर्टरी में से ब्लड लेते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ ऐसी गैसेस टेस्ट होते हैं जिनको टेस्ट करने के लिए हमें आर्टरी में से ब्लड लेना पड़ता है। आर्टरी में से ब्लड लेने के लिए स्पेशल जो कलेक्शन जो करते हैं वो डॉक्टर्स करते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन इस टाइप का कलेक्शन नहीं करते हैं। बट कुछ केसेस में अगर एक्सपीरियंस है कोई टेक्नीशियन 10 ईयर 20 ईयर, तो वो उसको कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेनी पंचर की। हमें वेनी पंचर करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स या इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, जैसे सिरिंज, वो भी डिस्पोजेबल, टॉर्निकेट जिसमें हम ऊपर वहाँ पे बांध के प्रेशर बनाएंगे, उसके बाद स्वैब, कॉटन, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, और हमारे पास वैक्यूटेनर्स, किस किस में हमें ब्लड लेना है वो वैक्यूटेनर्स हमारे पास होने चाहिए। उसमें बाद डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम उसमें अलग अलग टाइप्स के वैक्यूटेनर में ब्लड लेंगे। जैसे रूटीन हेमेटोलॉजी टेस्ट करने के लिए हम जो ब्लड लेंगे वो ईडीटीए जो हमारे पास वायल होती है, ईडीटीए जो हमारे पास वैक्यूटेनर होता है, उसमें ब्लड लेंगे। बायोकेमिकल टेस्ट करने के लिए बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भेजेंगे, उसमें प्लेन हम ब्लड लेंगे। प्लेन जो हमारे पास रेड कलर का टॉप होता है वैक्यूटेनर, उसमें ब्लड लेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है वो भी प्लेन में लेंगे, उसको वो भी हम यूज़ करेंगे। या उसमें येलो कलर का एक टॉप का वैक्यूटेनर होता है, उसमें ब्लड लेंगे। कल्चर के लिए अलग से स्पेशल जो एक हमारे पास कल्चर बोतल होती है, उसमें हम डायरेक्ट ब्लड लेंगे, ब्लड डालेंगे वहाँ पे, उसके बाद ब्लड कल्चर करेंगे। इस तरीके से ब्लड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको अलग अलग टाइप्स के हम डिपार्टमेंट के हिसाब से वहाँ पे हम उनको देंगे भी किस डिपार्टमेंट में कौन सा हमें सैंपल भेजना है। इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई इसका प्रोसीजर क्या है। उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट पहले से ही अवेलेबल है। हम पेशेंट को फिर डील करेंगे, उसको अच्छी तरीके से फ्लैबो जो टेबल होती है उसको उसके ऊपर बैठाएंगे। हम एक चेयर होती है उस पर बैठाएंगे पेशेंट को, उसको बताएंगे हम आपका ब्लड लेंगे। उसके बाद उसको जो टॉर्निकेट उसके हाथ में अपर आर्म में हम वहाँ पे बेंड करेंगे। उसके बाद उसका वेन देखेंगे, वेन में जो हो गया मेडियल कुबिटल वेन, बेसिलिक वेन और सिफालिक वेन, इनमें से कौन सी प्रोमिनेंट वेन है उस वेन को हम सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद में फिर हम वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो लगाएंगे, ताकि जो है वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम 70% एल्कोहल का यूज करते हैं। उसके बाद सिरिंज को हम
ओपन करेंगे। सिरिंज को ओपन करने के बाद में उसको प्रॉपर तरीके से हम उसका ब्लड को वहाँ से ड्रॉ करेंगे। ब्लड ड्रॉ करने के बाद हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो सिरिंज है उसको अपर की तरफ हमें लेना है, बाक प्रेशर रेंज को नहीं डालना है। ब्लड प्रॉपर कलेक्ट करने के बाद में हम टॉर्निकेट को रिलीज़ करेंगे। उसके बाद में उसकी जो फिस्ट है उसको हटाएंगे वहाँ पे, और जो ब्लड हमने लिया है उसको अलग अलग जो हमारे पास वैक्यूटेनर्स अवेलेबल हैं उस सीक्वेंस में हम वहाँ पे ब्लड को लेंगे। जैसे हम अब चाहते हैं ब्लड कल्चर करना, सबसे पहले हम ब्लड कल्चर के लिए सैंपल लेंगे ताकि हमारा जो सैंपल होता है वो कोई किसी प्रकार का उसमें ऑर्गेनिज्म ना आए। फर्स्ट जो हमारा चॉइस होता है। उसके बाद प्लेन ट्यूब में लेंगे हम, फिर उसके बाद EDTA ट्यूब में हम सैंपल को डालेंगे, फिर सोडियम फ्लोराइड जो हमारे पास रखा है उसमें हम सैंपल अप्रोप्रिएट लेंगे। उसके बाद अगर हमें कुछ टेस्ट करने हैं, उसमें जो एडिटिव्स होते हैं, जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, उसमें हम वो ब्लड नंबर वाइज के हिसाब से हम वहाँ पे उसमें उसको डालेंगे। अगर वो हमारा EDTA है तो उसको मिक्स करेंगे, प्लेन है तो उसको मिक्स नहीं करेंगे, उसको क्लोटिंग के लिए वहाँ पे वेट करेंगे। उसके बाद जो हमारी सिरिंज है उसको हम डिस्पोज्ड करेंगे, इंसरेनेट करेंगे निडल को और उसके आगे के पार्ट को, ताकि उस निडल को, उस सिरिंज को कोई दोबारा रीयूज़ ना कर सके। उसके बाद जो पेशेंट का हमने ब्लड लिया है उसको हम री इंस्पेक्ट करेंगे, उसका वेन को चेक करेंगे भी उसके ऊपर वहाँ पर कोई उसमें काउंटर पंचर तो नहीं है, कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं आया है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये सब वहाँ पर हम उसको चेक करेंगे। उसके बाद ही हम उसको फिर जाने के लिए बोलेंगे। उसके बाद हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में कि हमारे जो वैक्यूटेनर होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, किस किस कलर के वैक्यूटेनर में क्या कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है और उनको किस डिपार्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसमें पहला होता है रेड टॉप, उसका कवर रेड होता है, उसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री और सीरोलॉजी लैब के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद लेवेंडर टॉप होता है, उसके ऊपर जो पर्पल कलर का लगा होता है उसमें EDTA होता है। EDTA का पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एक टाइप का एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। ये वाला जो वैक्यूटेनर है हम हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में इसको हम भेज देते हैं, वहाँ पर इसका CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है। इसके बाद एक लाइट ब्लू वैक्यूटेनर होता है, यानी कि जो उसका टॉप होता है वो लाइट ब्लू कलर का होता है, और उसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है ट्राइसोडियम साइट्रेट 3.8%। उसमें हम जब ब्लड डालते हैं तो उसको कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एक ग्रे कलर का टॉप वैक्यूटेनर होता है, उसके अंदर जो है वहाँ पे सोडियम फ्लोराइड होता है, वो एक तरह का एंटीकोगुलेंट है, और ये एंटीकोगुलेंट जो है हम यूज़ करते हैं ब्लड शुगर के लिए, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसको स्टॉप कर देता है, ब्लड शुगर को आगे नहीं बढ़ने देता है। इसके बाद एक ब्लैक टॉप वैक्यूटेनर होता है, इसके अंदर 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है, और ये हम यूज़ करते हैं ओनली फॉर ESR, अरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एक ग्रीन टॉप वैक्यूटेनर होता है, इसमें आर्टियल ब्लड लिया जाता है, आर्टियल ब्लड से हम गैसेस को टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद ये हम जो कलेक्शन करेंगे तो हमें मिक्स करना होता है। एक येलो टॉप वैक्यूटेनर होता है, ये ट्रांसपोर्टर में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हमें सैंपल का जब भी कहीं ट्रांसपोर्ट करना हो, किसी और दूसरी जगह भेजना हो, तो इसमें एक जेल होता है जिसको बोलते हैं GST, इसमें टेस्ट होता, ये जेल होता है। ये जेल का क्या काम करता है, जो हमारा सीरम है वो ऊपर आ जाता है और जो हमारे सेल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। ब्लड को आपस में ये मिलने नहीं देता है, ताकि इसको हमारा जो सेल्स हैं वो टूट ना जाए, अगर टूट गए तो हमारा सैंपल सारा ख़राब हो जाएगा। इसके बाद जो अगला जो कलेक्शन आता है वो आता है स्किन पंचर, यानी कि हमें अब स्किन के थ्रू ब्लड लेना है, कैपिलरी में से ब्लड लेना है, और कैपिलरी में से ब्लड लेने के हम बोलते हैं स्किन पंचर। इसका इंट्रोडक्शन है कि हमें कुछ ऐसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं कि जिनको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ से ब्लड लेते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप हमें करना हो कोई, तो वेन से ब्लड लेने की ज़रूरत नहीं, यहीं से करेंगे। मलेरिया पैरासाइट होता है, उसका टेस्ट करना हो, क्योंकि उसके जो ट्रोफोजो जो उसके गमेटोसाइट्स होते हैं वो
स्किन में प्रेजेंट होते हैं उनकी मात्रा, और जो हमारी वेन है उसमें थोड़े कम होते हैं। तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जहाँ के लिए हम स्किन पंचर के लिए ब्लड लेते हैं। इसके लिए इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, हमें एक लैंसेट चाहिए या निडल होती है स्मॉल साइज़ की 26 गेज की, और उसको हम यूज़ करते हैं। हमारे पास 70% एल्कोहल होना चाहिए, और ग्लास स्लाइड्स हैं जिसके ऊपर हमें ब्लड को लेना है। प्रोसीजर में इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका जो साइड लेंगे, किस साइड से हमें वहाँ पे पंचर करना है। इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडेक्स फिंगर जो है वो उसका जो यूज़ है वो कम होता है। उसको पहले क्लीन करेंगे। उसको क्लीन करने के बाद में फिर हम उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर वहाँ पे हम जो हमारी लैंसेट है या जो निडल है हमारी स्मॉल साइज़ की, उसको हम 1 टाइम पंचर करेंगे। पंचर करने के बाद जो फर्स्ट ड्रॉप होता है उस फर्स्ट ड्रॉप को हम रिमूव करेंगे ड्राई कॉटन से। जो सेकंड ड्रॉप होता है उस सेकंड ड्रॉप को हम वहाँ पे जो हमें टेस्ट करना है उसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे। सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, जो भी हमें लेना है वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमें प्रिकॉशंस लेना होता है कुछ कि भाई हम स्किन पंचर कर रहे हैं। जो फर्स्ट ड्रॉप है उसको कभी भी हम उसमें लेबोरेटरी टेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टिश्यू फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके कारण हमें वहाँ पे उसको यूज़ नहीं करते हैं। और स्किन पे जब हम एक 1 टाइम पंचर करेंगे, सेकंड टाइम पंचर नहीं करते हैं, नहीं तो वहाँ पे वुंड बन जाता है। और पंचर करने के बाद में उसको हम तुरंत उसको ब्लड को रोकने के लिए वहाँ पे कुछ एडेसिव जो टेप होती है उसका हम यूज़ करते हैं। तो ये प्रिकॉशंस हम यहाँ पे यूज़ करनी है। इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं आर्ट्रियल पंचर, यानी कि अब हमें ब्लड लेना है आर्टरी में से। आर्टरी में से ब्लड लेने के लिए स्पेशल जो हॉस्पिटल्स होना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ही इसको हम कलेक्शन करते हैं। इसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसको कलेक्शन करते हैं। हमारी बॉडी में जो कलेक्शन साइट होती है, वो साइट जो पंचर होती है वो 3 होती हैं। एक रेडियल आर्टरी, ब्रैंकियल आर्टरी और एक होता है फीमोरल आर्टरी। इन 3 जगह से हम ब्लड को कलेक्शन करते हैं। इसको कलेक्शन करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो सिरिंज होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, और हमारे पास जो वैक्यूटेनर्स हैं वो होने चाहिए हमारे पास, वो भी अवेलेबल होने चाहिए, और कुछ लेबल्स भी जो हम लेबल कर सकें उस चीज़ को। ये जो टेस्ट हम क्यों करते हैं, इसके लिए टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो है कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कैसिज टेस्ट, पीएच चेक करना हो हमें, तो इनको देखने के लिए हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, किसी को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो, इनको देखने के लिए हम जो है ये टेस्ट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जो हम ये टेस्ट है O2, CO2, नाइट्रोजन, ये जो गैसेज होती हैं इनको मेज़र करने के लिए जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या किसी को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है, या कोई मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है पेशेंट, तो उनको चेक करने के लिए हम जो है आर्टरी ब्लड को यूज़ करते हैं यहाँ पे हम। जो हमारा वेन ब्लड होता है, जो आर्टरी ब्लड होता है, उन दोनों में यही डिफरेंस होता है, बस कि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी दोनों की डिफरेंस होती है। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए हम इसको आर्टरी को ही हम सैंपल लेते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स का इंट्रोडक्शन है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट्स। नाम से ही पता चलता है, एंटी मतलब कोगुलेंट मतलब खून का जमने को एकदम अपोजिट, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है उसका जो नेचर होता है वो बाहर आते ही जम जाता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम एंटीकोगुलेंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट करना है हमें ये देखना है कि भाई जो टेस्ट है वो कुछ में ऐसा होता है कि ब्लड को क्लॉट होना चाहिए, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें ब्लड को क्लॉट नहीं करना है। तो ये देख करने के लिए हमें एंटीकोगुलेंट्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अगला जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स जो मेनली वो 2 टाइप्स का होता है,
कैल्शियम चिलेटर। चिलेटर का मतलब होता है बाइंड करना, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम को बाइंड कर दिया जाता है और बाइंड करने के बाद में जो हमारा ब्लड है वो कोगुलेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसको वो जो कोगुलेशन होता है उसमें कैल्शियम की नीड होती है उसके मैकेनिज़्म को प्रोसेस करने के लिए। जो सेकंड टाइप का एंटीकोगुलेंट होता है उसका नाम हेपेरिन। हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी होता है जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। यह बेसोफिल जो सेल्स होते हैं टाइप ऑफ WBC उनके द्वारा उनको सिक्रीट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम चिलेटर की। कैल्शियम चिलेटर 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ऑक्सलेट्स, EDTA और साइट्रेस्ट। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे ऑक्सलेट्स की। ऑक्सलेट्स जो है वो 2 टाइप्स का होता है, पोटेशियम ऑक्सलेट एंड अमोनियम ऑक्सलेट। पोटेशियम ऑक्सलेट जो एंटीकोगुलेंट होता है ये 2 मिलीग्राम पर ml ब्लड में यूज किया जाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये आरबीसी का जो सेल्स है उसका साइज को श्रिंक कर देता है। ये 8% जो है श्रिंक कर देता है। उसके कारण जो आरबीसी है अपनी एक नॉर्मल जो उसकी कंडीशन है उसमें वो नहीं रह पाता है। इसलिए इसको हम जो हमारे कुछ टेस्ट होते हैं हेमाटोलॉजी में PCV, ESR, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स को में यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड टाइम का जो एंटीकोगुलेंट होता है उसका नाम है अमोनियम ऑक्सलेट। इसकी जो कंसनट्रेशन है वो सेम यूज़ करते हैं, 2 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा RBC होता है उसका जो साइज होता है, शेप होती है, वो स्वेल कर जाती है। इसलिए हम इसको हेमाटोलॉजिकल टेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर क्या किया, इसको दोनों को मिक्स किया, साथ में मिक्स करने के बाद एक प्रॉपर रेशियो में इसको बैलेंस ऑक्सलेट हमने बनाया, जिसमें अमोनियम ऑक्सलेट 1.2 ग्राम, पोटेशियम ऑक्सलेट 0.8 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml। इसके बाद हमने बनाने के बाद इसको यूज़ किया और ब्लड जो हमारा है फिर उसको स्टडी के लिए, हेमाटोलॉजी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड टाइप्स का एंटीकोगुलेंट है उसका नाम है EDTA। EDTA का पूरा नाम होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, डाई सोडियम सॉल्ट और डाई पोटेशियम सॉल्ट। इसका जो कॉमर्शियल नेम है वो वर्सिन होता है, जिसको हम सिक्विस्ट्रिन भी बोलते हैं। नॉर्मली 1 to 2 मिलीग्राम पर ml ब्लड में इसको हम यूज़ करते हैं। ये एक पावरफुल चिलेटिंग एजेंट होता है जो कि कैल्शियम को बाइंड कर देता है। ये हेमाटोलॉजी में यूज़ किया जाता है, सबसे अच्छा एंटीकोगुलेंट है। प्लेटलेट इसमें क्लम्प नहीं होते हैं और प्लेटलेट काउंट में भी ये यूज़ किया जाता है और बाकी जो सेल की मॉर्फोलॉजी को भी ये मेंटेन रखता है। उसके बाद आता है साइट्रेट्स। साइट्रेट जो एक लिक्विड एंटीकोगुलेंट होता है, ये लिक्विड में प्रेजेंट होता है। ये हमारा जो सेल्स है उनको डाइल्यूशन भी कर देता है। और सबसे पहले नाम आता है ट्राइसोडियम साइट्रेट। ट्राइसोडियम साइट्रेट जो एंटीकोगुलेंट्स होता है ये ESR एंड जो कोगुलेशन स्टडीज होती है उसमें यूज़ किया जाता है, वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ACD होता है, ACD सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। एक सॉल्यूशन है, लिक्विड के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि ये ब्लड बैंक में यूज़ किया जाता है। CPD का फुल फॉर्म होता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। ये भी ब्लड बैंक में यूज़ किया जाता है और ये जो ब्लड सेल्स को 21 डेज़ के लिए ये स्टोर कर सकता है 2 to 6 डिग्री टेम्परेचर पे। CPDA का पूरा नाम होता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन सॉल्यूशन है ये। इसको भी हम ब्लड में यूज़ करते हैं, ब्लड बैंक में। और ये जो उसका जो साइज है, जो सेल का साइज है, उसको मेंटेन करता है, उसको लंबे समय तक, नियर अबाउट 35 डेज तक ये स्टोर कर सकता है 2 to 6 डिग्री टेम्परेचर पर। सेकेंड टाइप का जो एंटीकोगुलेंट होता है उसका नाम हेपेरिन है। हेपेरिन एक ऐसा एंटीकोगुलेंट होता है जो कि स्पेशल जो हमारे टेस्ट होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, या कुछ सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी, वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। इसका जो एक्शन होता है ये क्या करता है, ये जितने भी कोगुलेशन के दौरान जो एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट करता है, आपस में मिलने नहीं देता है। कुछ समय के लिए यूज़ करते हैं इसको हम, 6 आवर 8 आवर्स, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का हमारा जो ग्रीन टॉप जो हमारा वैक्यूटेनर होता है उसमें इसको हम यूज़ करते हैं।
और ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, थोड़ी मात्रा में होता है, जो कि ये हमारी ब्लड को मेंटेन करता है और बेसोफिल के द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है। और इसका जो एक्शन होता है वो एक्शन होता है ये नेचुरल जो नेचुरल को इनिबिट्स करता है, ये प्रोसीडिएट एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, उसको इनिबिट्स करता है, उसको जो है ये आपस में मिलने से रोकता है, जिससे कि ये हमारा ब्लड जो है क्लोट नहीं होता है। ये एक्सपेंसिव है हमारा एंटीकोगुलेंट, जिसका डिसएडवांटेज होता है, और ये जो इसका जो पीएच है वो भी ज़्यादा होता है। थैंक यू।